हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने अभी तक जो PYQ करी है तो उसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 कवर कर लिया है और यूनिट 6 भी अपलोडेड है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 7 जिसका नाम है पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन एंड स्ट्रेस। तो स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट। और इसमें जितने भी हैं हर पार्ट 2012 से 2025 तक की जितने PYQ हैं सब हम कवर कर रहे हैं विद इंग्लिश हिंदी दोनों में, और उसका हर पेज पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डाउट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है अमंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विच आर नॉट रिलेटेड टू अल्फ्रेड एडलर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन से संकल्पनाएं अल्फ्रेड एडलर के व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला कहता है ऑर्गन इन्फीरियरिटी, दूसरा है साइकोटिसिस, एंड थर्ड इज आर्किटाइप, एंड फोर्थ इज मैस्कुलिन प्रोटेस्ट। तो अल्फ्रेड एडलर के सिद्धांत में जो था उन्होंने किस पे फोकस किया था? उसने ये ऑर्गन इन्फीरियरिटी एंड मैस्कुलिन प्रोटेस्ट किया था। एंड साइकोटिसिज्म जो है वो किसका है? वो उसमें आइजेंक ने दिया था। आर्किटाइप का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था? जुंग ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 2 एंड 3 साइकोटिसिज्म एंड आर्किटाइप। The right answer is option number 2. Next question. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है असर्शन एंड रीजन से है। असर्शन में कहता है द इंडिविजुअल इज लेफ्ट विथ लिटिल और नो एनर्जी फॉर कैथेक्सिस आफ्टर सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर नीड। और रीजन में ये कहता है कैथेक्सिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द साइकिक एनर्जी इन द थॉट ऑफ ऑब्जेक्ट और प्रोसेस दैट विल सेटिस्फाइंग अ नीड। यानी कि असर्शन ये कहता है कि किसी आवश्यकता की पूर्ति के बाद व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति के पास कैथेक्सिस के लिए बहुत कम या कोई ऊर्जा नहीं बचती है। कैथेक्सिस होता क्या है? तो कैथेक्सिस क्या है कि वो हमारा एक मेंटल एनर्जी होता है। कल्पना कीजिए कि एक जो भूखा व्यक्ति है वो सड़क पे चल रहा है, तो इसके हिसाब से उसका कैथेक्सिस क्या होगा? वह व्यक्ति पहले बेकरी की खिड़की में एक स्वादिष्ट केक की तस्वीर देखेगा, फिर उस छवि में उसके मेंटल और क्या इमोशनल ऊर्जा का निवेश होगा और वो तीव्र इच्छा करेगा। ये जो फोकस है वही उसका कैथेक्सिस हुआ। तो असर्शन में ये कहता है कि व्यक्ति अभी भी भूखा है और उसने जरूरत पूरी नहीं की है। यानी ये जो है वो गलत है, क्योंकि जरूरत पूरी करने से कैथेक्सिस क्या होता है? कम या ऊर्जा नहीं बचती है, बल्कि ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा पर केंद्रित होता है, जो संतुष्टि का वादा करती है। और ऊर्जा पूरी तरह खत्म नहीं होती है, बल्कि क्या होते हैं? पुनर्वितरित हो जाता है। और रीजन में ये कहता है कि कैथेक्सिस जो है मानसिक या भावनात्मक ऊर्जा को किसी वस्तु के विचार या उस प्रक्रिया में निवेश करने की प्रक्रिया है जो जरूरत भूख को पूरा करेगी। तो इस हिसाब से यानी कि व्यक्ति जो है वो केक खरीदता है और खाता है, जब भूख की जरूरत पूरी हो जाती है फिर क्या होता है? वो इस वापसी की प्रक्रिया मतलब केक के विचार से जुड़ी पिछली मानसिक ऊर्जा वापस ले आता है। इस वापसी की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डीकैथेसिस कहा जाएगा। तो इस हिसाब से जो आंसर ए है वो गलत है, लेकिन रीजन जो है वो सही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर फॉलोड बाय कॉग्निशन लीड टू डिप्रेशन, चूज द एप्रोप्रिएट कोड। यानी असफलता के अनुभव के बाद होने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रिया अवसाद की ओर ले जाती है, उसका सही कोड क्या है? इंटरनल एट्रीब्यूशन, फीलिंग और कंट्रोलेबिलिटी एंड होपलेसनेस एंड स्टेबल एट्रीब्यूशन या स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन। तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन के अनुसार क्या होता है? एट्रीब्यूशन फेलियर टू इंटरनल स्टेबल कॉजेज क्रिएट होपलेसनेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है असर्शन एंड रीजन से अवर फेशियल एक्सप्रेशन इन्फ्लुएंस अवर इमोशनल एक्सपीरियंस। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस क्या कहता है कि फेशियल एक्सप्रेशन कैन इन्फ्लुएंस इमोशनल एक्सपीरियंस मेकिंग आवर
assertion true, ओके। जबकि रीजन में कहता है वी कैन एक्सर्ट कंप्लीट वॉलंटियर कंट्रोल ओवर द फेशियल मसल ड्यूरिंग इमोशनल एक्सप्रेशन। क्या हम उस पर पूरी तरह कंट्रोल होता है? जी नहीं, हमारा कंट्रोल पूरी तरह नहीं होता है, कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता है। इस प्रकार से रीजन जो है वो क्या है, वो गलत है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रिसेंट रिसर्चेस शो दैट क्रिएटिविटी इज कोरिलेटेड विद, क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंस, साइकोटिसिज्म, ओपननेस टू एक्सपीरियंस या अग्रीएबलनेस। तो research indicate creativity has a moderate relationship with the intelligence. It is strongly linked with openness to experience, okay। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 3 होगा, 4 इसका पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट होल्ड द डिटर्मिनिस्टिक अजम्पशन ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन मानव स्वभाव के नियतिवादी दृष्टिकोण को मानते हैं? डिटर्मिनिस्ट थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं? एरिक्सन और मरे जो हैं उन्होंने किस पे फोकस किया था? इंटरनल फोर्सेस पे, अर्ली एक्सपीरियंस और नीड दैट डिटरमाइन बिहेवियर। तो इस हिसाब से जो डिटर्मिनिस्ट क्या हुआ, उनका जो व्यू था वो क्या था? अलाउ लिमिटेड फ्री विल मेकिंग देम रिलेटिवली डिटर्मिनिस्टिक कंपेयर टू ह्यूमनिस्टिक थ्योरी लाइक मैस्लो। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा 1 एंड 2 होगा। एरिक्सन और मरे जो है वो क्या है? डिटर्मिनिस्टिक थ्योरिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मैच ऑफ द फॉलोइंग से साइकोलॉजिस्ट और उनके कॉन्सेप्ट से मैच करना है। एडलर ने क्या दिया था? एडलर है, बेंडुला है, जैंग है ना, हॉर्ने है। तो एडलर ने दिया था फिक्शनल फाइनलिज्म, तो ए का जो होगा वो क्या होगा? ए का 3 है। देन बेंडुरा ने क्या दिया था? बेंडुरा ट्रेडिक और रेसिप्रिकेशन कॉजेशन। एंड थर्ड वन इज जंग। जंग ने क्या दिया था? जंग का तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। एंड लास्ट बचा जो हार्ने ने दिया था बेसिक एंजाइटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 4 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अकॉर्डिंग टू जंग व्हाट इज मेड ऑफ ऑल द आर्किटाइप टेकन टुगेदर, यानी जंग के अनुसार जो सभी आर्किटाइप मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मंडाला एंड शैडो। तो जंग ने क्या दिया था? कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया था। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या होता है कि जो जितने भी आर्किटाइप्स जो है वो एक साथ बनते हैं और क्या बनाते हैं? कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो कि शेयर करते हैं। ऑल ह्यूमन इज नॉट बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस, इट कंटेन्स सिंबॉलिक इमेज लाइक मदर, हीरो एंड शैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मैकेनिस्टिक एंड कॉग्निटिव अप्रोच टू मोटिवेशन डिफर इन द एक्सटेंट टू विच, यानी यांत्रिक और संज्ञानात्मक प्रेरणा सिद्धांत में से किस बात को लेके अंतर है? are involved account of the initiation and directly intensity and persistence of goal directive behavior। क्या होगा? डायनेक्टिव ट्रेट, हायर मेंटल प्रोसेस, ड्राइव एंड इंस्टिंक्ट। तो मैकेनिस्टिक अप्रोच क्या कहता है? ड्राइव एंड इंस्टिंक्ट, वाइल कॉग्निटिव अप्रोचेस मैकेनिस्टिक अप्रोच किस पे फोकस करता है? ड्राइव और इंस्टिंक्ट पे करता है। जबकि कॉग्निटिव अप्रोच स्ट्रेस, हायर मेंटल प्रोसेस और थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन में इन्वॉल्व रहता है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो हायर मेंटल प्रोसेस होगा। क्वेश्चन 10 कहता है इन मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स वन हैज टू चूज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू गोल पोजेसिंग विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, more than two goal each having both positive and negative aspect, more than two goal one having negative aspect and other having positive valence,
एंड फोर्थ कहता है मोर देन टू गोल एट लीस्ट वन हैविंग पॉजिटिव एस्पेक्ट व्हाइल अदर मे हैव नेगेटिव एस्पेक्ट। तो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि जब टू गोल होता है और ईच गोल क्या होता है, ईच गोल के पास दो अट्रैक्टिव और एक अनअट्रैक्टिव एस्पेक्ट होता है। तो इसमें हमें क्या होता है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है और हमारे लिए स्ट्रेसफुल होता है। तो द राइट आंसर इज मोर देन टू गोल ईच हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। डिस्कवरी क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन एबिलिटी ब्रिंग हैप्पीनेस बट आल्सो फियर ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी इट इज कॉल्ड। यानी अपनी क्षमताओं की खोज से सुख के साथ साथ नई जिम्मेदारियों का भय भी उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं? फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, जोना कॉम्प्लेक्स, मोटिव कॉन्फ्लिक्ट एंड फियर ऑफ एक्सेस, इसे कहते हैं जोना कॉम्प्लेक्स। जोना कॉम्प्लेक्स किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था जोना कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या होता है फियर ऑन ओन पोटेंशियल, यानी कि हम व्यक्ति को क्या होता है कि अपनी वास्तविक क्षमता को स्वीकार करने से डरता है, इससे जिम्मेदारी और चुनौती क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन हलियन सिस्टम द टर्म हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सेज इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट। यानी हल के सिद्धांत में प्रतिक्रिया की श्रेणी क्रम व्यवस्था किसे दर्शाती है? इफ द फर्स्ट इनिट रिस्पॉन्स पैटर्न डज नॉट एलिवेट अ नीड अनदर पैटर्न विल अकर। बी कहता है इफ द सेकेंड इनिट रिस्पॉन्सेस पैटर्न डज नॉट रिड्यूस द नीड अनदर पैटर्न विल अकर। थर्ड वन कहता है कि if the third innate response pattern does not work still another pattern will occur and so on। and fourth कहता है कि if none of the innate behavior pattern are effective the organism will stop responding। तो हल ने जो हल की थ्योरी में क्या दिया था, ऑर्गेनिज्म ट्राई रिस्पॉन्सेज इन हायरार्की ऑर्डर। हल के अनुसार जो था ये क्या प्रतिक्रिया आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, जबकि क्या होता है जीव उसे क्रमशः अन्य प्रतिक्रिया अपनाता है तब तक जब तक कि उसका ड्राइव कम नहीं हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इफ द फर्स्ट इनिट रिस्पॉन्स पैटर्न डज नॉट एलिवेट अ नीड अनदर पैटर्न विल अकर। फिर क्या होगा, इफ द सेकेंड इनिट रिस्पॉन्स पैटर्न डज नॉट रिड्यूस द नीड अनदर पैटर्न विल अकर। और फिर क्या होगा, इफ द थर्ड इनेट रिस्पॉन्स पैटर्न डज नॉट वर्क स्टिल अनदर पैटर्न विल अकर एंड सो ऑन। द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्वालिटीज सच एज कामनेस, टॉलरेंस, सोशिएबिलिटी, लव ऑफ कंफर्ट एंड इजी गोइंगनेस डिपिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी शांता, सहनशीलता, सामाजिक और आराम पसंद करने वाले गुण किसे दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं विसरोटोनिया। विसरोटोनिया कौन दिया था? सेल्डन ने इसे एक्सप्लेन किया था, जिसमें क्या होता है रिलैक्स सोशलेबल और कंफर्ट लविंग इमोशनल स्टेबिलिटी, जो कि एंडोमार्फिक से रिलेटेड है। एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एंडोमार्फिक दिया था ना सेल्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच टाइप ऑफ इन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन फॉर्मेशन। यानी रिएक्शन फॉर्मेशन में किस प्रकार का उल्टाव पाया जाता है? इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड अपोजिट टू अनकॉन्शियस इम्पल्सेस। तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति जो है विपरीत व्यवहार में क्या करता है, अचेतन इच्छाओं का रक्षा करता है, जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि अचेतन रूप से ये संचालित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी एंड डी, एक्सप्लिसिट और अनकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 अरेंज द 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रिंसिक एज पर द फ्राइड साइकोएनालिटिक थ्योरी इन सीक्वेंस। यानी फ्राइड के अनुसार प्रवृत्तियों के गुणों को सही क्रम में उसे लगाना है।
तो फ्राइड क्या डिस्क्राइब किया था? फ्राइड ने कहा था इंस्टिंक्टिव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सोर्स, कहाँ से होता है? वो सोर्स से निकलता है। फिर क्या उसे डायरेक्टेड टुवर्ड एन एम, यानी प्रवृत्ति का सोर्स क्या होता है? शारीरिक होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? टेंशन को कम करना, और इससे क्या होता है? एनर्जी जो होता है वो कंट्रोल होता है, और फिर हमें क्या मिलता है? संतुष्टि मिलता है। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? बी, डी, ए एंड सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इथोलॉजिकल अप्रोच टू मोटिवेशन मेनली एक्सप्लेन। जो इथोलॉजिकल दृष्टिकोण है प्रेरणा के किस पहलू की व्याख्या करता है? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ बिहेवियर, causation of behavior in term of stimulus, hormonal and neurobiological event, and proximal determinant of behavior। तो इथोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है कि बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर होता है, और ये इमोशनल, ये क्या मोटिवेशन को एक्सप्लेन करता है। पैटर्न क्या होता है? जैसे इथोलॉजी में क्या होता है कि एक पैर, अगर एक डक, आपने देखा होगा जब डकी इधर से उधर जाते हैं वो ग्रुप में जाते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के फुटप्रिंट को कॉपी करते हुए इधर से उधर जाते हैं। यानी दृष्टिकोण, व्यवहार और जैविक आधार पे उसका विकासात्मक ये इतिहास और हार्मोनल व तंत्रिकाओं पर आधारित होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ बिहेवियर, एंड causation of behavior in term of stimulus, hormonal and neurobiological event। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द फाइनल आउटकम ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा के अंतिम परिणाम कौन कौन से होते हैं? ड्राइव टू एक्सप्लोर, इंक्रीजेस अराउजल, गेन इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, एंड रिडक्शन इन टेंशन। तो क्यूरियोसिटी के कारण क्या होता है? व्यक्ति जानकारी और संसाधन प्राप्त करता है, और उत्तेजना बढ़ना एक क्या है? प्रारंभिक अवस्था है, जबकि वास्तविक परिणाम क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी, इंक्रीज अराउजल एंड गेन इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इंटरनल एट्रीब्यूशन ascribe causes of behavior to personal disposition and traits। एंड सेकंड कहता है इंटरनल एट्रीब्यूशन ascribe causes of behavior to individual ability and feeling। थर्ड वन कहता है एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन ascribe causes of behavior to situation demand। एंड फोर्थ कहता है एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन आर ऑलवेज स्टेबल। एंड फिफ्थ वन इज इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑलवेज स्टेबल। तो जिस क्वेश्चन में ऑलवेज ओनली होता है वो क्वेश्चन तो वो ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है कि 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, बट 4 और 5 जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ? 4, 5 में दिया हुआ है ऑलवेज अनस्टेबल, ऑलवेज स्टेबल। ऐसा तो नहीं होता। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन कभी स्टेबल भी हो सकता है, कभी अनस्टेबल भी हो सकता है। तो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। इंटरनल एट्रीब्यूशन यानी आंतरिक अभिकर्ण व्यवहार के कारणों को क्या करता है? व्यक्तिगत प्रवृत्ति और गुणों से जोड़ता है, और आंतरिक अभिकरण क्या करता है? व्यवहार के कारणों को व्यक्तिगत क्षमताओं और भावनाओं से जोड़ता है, और व्यवहार के कारणों को परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं से जोड़ता है। ये तीनों सही है, लेकिन 4th एंड 5th इज द रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आर कैरेक्टरिस्टिक, यानी मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत की विशेषताएं कौन सी हैं? हैविंग ऑप्टिमिस्टिक आइडिया अबाउट ह्यूमन नेचर, यानी मानव स्वभाव के बारे में आशावादी विचार रखना। एम्फेसाइजिंग द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर जोर देना। और फोकसिंग ऑन प्रेजेंट रेदर देन द पास्ट, सही है। बिलीविंग फेट इन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनिस्टिक ऑफ बिहेवियर।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ए बी एंड सी आर ट्रू। एंड फोर्थ जो है कि बिलीव फेट इन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनिस्टिक ऑफ बिहेवियर, ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोसेस थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन। वर्क मोटिवेशन में प्रोसेस थ्योरी कौन कौन सी है या किसने दिया था? मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड, हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ फैक्टर थ्योरी, और पॉटर लॉयलर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन थ्योरी, या ब्रून एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो प्रोसेस थ्योरी में क्या होता है कि व्यक्ति कैसे मोटिवेशन ऑपरेट करता है ना, हाउ एफर्ट लीड टू परफॉर्मेंस एंड आउटकम, किस पे आधारित होता है वो, कि प्रेरणा कैसे कार्य करती है। और ब्रूम पोर्टर लॉयर सिद्धांत क्या है? प्रयास और प्रदर्शन पुरस्कार के संबंध को स्पष्ट करते हैं। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी है, 3 एंड 4, यानी पोर्टर लॉयर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन एंड ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये क्या है? दिस वन इज प्रोसेस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में कहता है कि हाई सेंसेशन सीकर आर इंक्लाइंड टू एंगेज इन थ्रिल सीकिंग एक्टिविटी, यानी उच्च संवेदना खोजने वाले लोग क्या कहते हैं? जोखिमपूर्ण गतिविधियों में शामिल होते हैं। और रीजन क्या कहता है कि थ्रिल सीकिंग बिहेवियर ट्रिगर द रिलीज ऑफ सेरोटोनिन। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसका कारण क्या बोलता है कि जो ब्रेन से जो सेरोटोनिन रिलीज होता है वो है। तो हाई सेंसेशन सीकर जो है वो क्या करते हैं? वो थ्रिल सीकिंग एक्टिविटी करते, जैसे बंजी जंपिंग, ये सब क्या? क्यों? क्योंकि लो बेसलाइन अराउजल होता है, जबकि थ्रिल सीकिंग लिंक्ड मोर द डोपामिन, सेरोटोनिन इसमें कोई रोल नहीं निभाता है। तो इस हिसाब से जो रीजन जो होगा वो गलत होगा। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, A is true and R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है कि विच कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई टू इमोशन अराइजिंग फ्रॉम इंटरैक्शन ऑफ सब्जेक्टिव इन्वायरमेंटल न्यूरल एंड हार्मोनल फैक्टर, यानी भावनाओं की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? हेडोनिक एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन, न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस, ऑलवेज रिवार्डिंग बिहेवियर। तो इमोशन किसमें इन्वॉल्व होता है? सब्जेक्टिव प्लेजर और डिस्प्लेजर, कॉग्निटिव अप्रेजल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो वे क्या करते हैं? दे डू नॉट प्लेज ऑलवेज द लीड टू रिवार्डिंग बिहेवियर, मेकिंग ऑप्शन डी इज अनकरेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि विच स्टेटमेंट आर ट्रू व्हेन ईपीक्यू और ईपीक्यूआर इज कंपेयर्ड विथ नियो पीआई 3, यानी ईपीक्यू और ईपीक्यू नियो पीआई की 3 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पी स्केल इज अनकरेक्ट कोरिलेटेड विथ एग्रीएबलनेस एंड कॉन्साइटेसनेस, and P scale is positively correlated with A and C, and P scale is negatively correlated with A and C, and D कहता है कि EPQ has live scale, NeoPI has none, both have response style scale। तो साइकोटेसिस में जो है क्या है? निगेटिवली रिलेटेड है किससे? अग्रीबलनेस और कंसाइटेशन। ईपीक्यू और के पास क्या है? ईपीक्यू आर इज द हैव लाइव स्केल, जबकि नियोपीआई के पास लाइव स्केल नहीं है। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है असर्शन एंड रीजन से, कहता है एक्स्ट्रावर्ट आर सोशिएबल, इम्पल्सिव एंड एक्साइटमेंट सीकिंग। और रीजन क्या कहता है? एक्स्ट्रावर्ट ब्रेन रिएक्ट स्लोली एंड वीकली टू स्टिमुलस, सो दे सीक एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो असर्शन बिल्कुल सही कहता है कि एक्स्ट्रावर्ट कैसे होते हैं? सोशेबल और इम्पल्सिव होते हैं, एक्साइटमेंट सीकिंग होते हैं। और रीजन भी उसे सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्स्ट्रावर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो ये क्या बोलते हैं, उनका जो ब्रेन का स्टिमुलस होता है, मतलब जो स्टिमुलेशन होता है
वो कॉर्टिकल अराउजल होता है वो लो होता है, इस वजह से वो क्या करते हैं, बाहर अपना एक्साइटमेंट के लिए वो ऐसा थ्रिल सीकिंग बिहेवियर दिखाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 जो है मैच द फॉलोइंग से है, क्या कहता है, सेंटिलिटी, फिर सेल्फ सेंटिमेंट, मेटा एटीट्यूड एंड सब्सडीएशन पर्सनालिटी। तो सेंटिलिटी क्या होता है, सेंटिलिटी जो होता है वो आपका होता है ट्रेट कैरेक्टराइज अ ग्रुप। कैटल ने दिया था, कैटल क्या दिए थे, सेंटिलिटी एज अ ग्रुप ट्रेट। समूह की विशेषता बतलाने वाले लक्षण। फिर कहता है सेल्फ सेंटिमेंट, सेल्फ सेंटिमेंट क्या है, एज अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका जो बनेगा वो क्या है, मोस्ट पावरफुल सेंटिमेंट ऑर्गेनाइजिंग पर्सनालिटी। फिर मेटा एटीट्यूड क्या है, मेटा एटीट्यूड जो है वो डायनेमिक सोर्स ट्रेट इन्वायरमेंट ओरिजिन। एंड सब्सडीएशन पर्सनालिटी क्या होता है, सब्सडीएशन पर्सनालिटी जो होता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ, सेंटिमेंट एंड एटीट्यूड। तो क्या बना, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3 इज द आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है रोजर्स यूज द क्यू शॉट टेक्निक टू आइडेंटिफाई। रोजर्स ने जो क्यू शॉट टेक्निक उपयोग किया था वो किसकी पहचान के लिए किया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड कंडीशन ऑफ द वर्थ एंड वर्थनेस। तो कार्ल रोजर्स ने क्यू शॉट टेक्निक्स दिया था किसके लिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए, जिसमें वो क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए कि हाउ अ पर्सन सी देमसेल्फ पर्सनालिटी यानी रियल सेल्फ, और हाउ दे विश टू बी यानी जो बनना चाहता है, जो है और जो बनना चाहता है। द राइट आंसर रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाई डू इंडिविजुअल विथ हाई नीड फॉर अचीवमेंट क्विट अर्ली व्हेन फेस्ड विद द वेरी डिफिकल्ट टास्क। यानी जब उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्ति अत्यधिक कठिन कार्यों को जल्दी क्यों छोड़ देते, उसका क्या कारण होता है। तो हाई अचीवमेंट पर्सन क्या होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड इंडिविजुअल क्या करते हैं, वो टास्क को प्रेफर करते हैं कि वो क्या हो, एफर्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस आउटकम, यानी कि वो ये चाहते हैं अगर वो एक्सट्रीम डिफिकल्ट टास्क होगा वो क्या करेंगे, रिड्यूस परसीव कंट्रोल एंड एफिशिएंसी मेकिंग सक्सेस अनलाइकली। तो वो चाहते नहीं है कि हम कोई कार्य को हार जाएं, वो ये चाहते हैं, उच्च उपलब्धि वाले लोग ये सोचते हैं कि ऐसे कार्य पसंद करते हैं जिनमें प्रयास और परिणाम का स्पष्ट संबंध हो, यानी पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम जीत ही जाएंगे। अत्यधिक कठिन कार्य दक्षता को क्या करता है, घटाता है, इसलिए वो उन्हें छोड़ देते हैं। दे आर ए हाई नीड ऑफ एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मैच द फॉलोइंग से फोर्स चॉइस टेस्ट, इफेक्टिव स्कोर, प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड सेल्फ डिसेप्शन या इंप्रेशन मैनेजमेंट। तो ईपीपीएस किस, ईपीपीएस क्या है, फोर्स चॉइस फॉर्मेट टू कंट्रोल सोशल। ए का क्या होगा, ए का जो है ईपीपीएस एडवर्ड पर्सनालिटी प्रेफरेंस शेड्यूल। फिर नेक्स्ट कहते हैं एब्सेटिव, एब्सेटिव क्या है, द स्टडी ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस एब्सेटिव स्कोर, यानी ऑलपोर्ट वर्नन एंड लिंडे स्टडी। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है आपका रोजनविंग पीएफ स्टडीज प्रोजेक्टिविंग नेचर वाइल्ड BIDRSS। C is to ऑप्शन नंबर 1। नहीं, सी का रोजनविल पीएफ, सॉरी, सी का जो होगा आपका
प्रोजेक्टिव इज रोजनबर्ग पीएफ स्टडी, एंड डी का जो होगा ऑप्शन नंबर 3 बैलेंस इन्वेस्टमेंट ऑफ डिजायरिंग रिस्पॉन्डिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नोमोथेटिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के नोमोथेटिक दृष्टिकोण की विशेषताएं कौन सी होती है? एम्फेसाइज ऑन वेरिएशन अमंग पीपुल, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर, यूज ऑफ ग्रुप नॉर्म, सर्च फॉर जनरल लॉ ऑफ पर्सनालिटी। तो नोमोथेटिक अप्रोच क्या करता है? नोमोथेटिक जो है और डिस्कवर यूनिवर्सल लॉ ऑफ पर्सनालिटी बाय स्टडिंग लार्ज ग्रुप। नोमोथेटिक में हम क्या करते हैं? एक दूसरे से हम कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जिसमें ग्रुप नॉर्म, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन होता है, हम लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करके देखते हैं। तो ए बी सी एंड डी चारों ही जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हाट इज ट्रू ऑफ ड्राइव। ड्राइव के बारे में क्या सही है? ड्राइव आर इंटरनल स्टेट, ड्राइव आर अराउज्ड बाय टेंशन, ड्राइव अराउज्ड फ्रॉम अंडरलाइंग नीड, एंड ड्राइव आर गाइडेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो ड्राइव क्या है? इंटरनल मोटिव है, बिल्कुल सही है। और ड्राइव अराउज्ड बाय टेंशन, तनाव से क्या होता है? ड्राइव उत्पन्न होता है। और ड्राइव अराइज फ्रॉम underlying need, 1 2 and 3 is correct. Drive are guided by external stimulus, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नीड। यानी स्वनिर्धारण सिद्धांत किन सिद्धांतों या आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है? ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, एस्टीम एंड सेल्फ रियलाइजेशन, रिलेटेडनेस। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहता है ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 2 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कहता है फॉर्मूला ऑफ द डिटरमाइनिंग मोटिवेशन पोटेंशियल स्कोर यानी एमपीएस। एमपीएस में क्या होता है? स्किल वैरायटी प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस इनटू ऑटोनॉमी इनटू फीडबैक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। किसने दिया था? हैकमैन एंड ओल्डमैन ने दिया था। मोटिवेशन डिपेंड ऑन मीनिंगफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ रिजल्ट, एंड एमपीएस कंबाइन core jobs characteristic of stimulus, how motivating a job will। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 अरेंज द स्टेट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय रोलोमे। रोलोमे के द्वारा जो बताए गए पर्सनालिटी के विकास के चरण का सही क्रम बताना। इनोसेंस, रिबिलियंस, ऑर्डिनरी कॉन्शसनेस ऑफ सेल्फ या क्रिएटिव कॉन्शसनेस ऑफ सेल्फ। तो क्या होता है कि रोलो में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया तो उसमें क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम innocence to rebellion and followed by awareness of self and the finally creative self consciousness marked by responsibility and freedom. The right sequence is A, B, C and D। इसको आप याद कर सकते हैं आई रॉक, आई रॉक, ROC, innocence, rebellion, ordinance and creative। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है अकॉर्डिंग टू रोजर्स एक्यूरेट डिस्क्रिमिनेशन एंड सिंबलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इंडिकेट। यानी रोजर्स के अनुसार यह किसका सिद्धांत किसका संकेत है? टेंडेंसी टुवर्ड ग्रोथ, टेंडेंसी टू सेल्फ एक्चुअलाइज, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिविटी या सेल्फ अफर्मेशन। तो रोजर्स का मानना था कि क्लियर अवेयरनेस एंड एक्यूरेट सिंबलाइजिंग ऑफ experience reflect the organism valuing process and indicate a strong tendency toward growth and self-actualization। The right answer is option number A and B, tendency toward growth and tendency to self-actualization। यानी विकास की प्रवृत्ति और आत्म साक्षात की प्रवृत्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 असर्शन एंड रीजन से अकॉर्डिंग टू आरबी कटेल सोर्स ट्रेट आर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी और रीजन कहता है ऑर्थोगोनल रोटेशन इज यूज्ड फॉर अनकवरिंग सोर्स। तो कटेल का जो सोर्स ट्रेस है वो क्या कहता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी एंड एक्सप्लेन सरफेस बिहेवियर। तो ये तो सही है, लेकिन ऑर्थोगोनल रोटेशन जो है किसी में यूज किया जाता है, स्टैटिकल टेक्निक है जो कि थियोरेटिकल को क्या करता है, थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस जो उसको जस्टिफाई नहीं करता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे पार्ट 2। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।